नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित बीकॉम इकोनॉमिक्स एवं बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का आज दिनांक 8/5/2020 को समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग राष्ट्रीय आय के विभिन्न वेरिएबल्स पे बात कर रहे थे, विभिन्न फैक्टर्स पे बात कर रहे थे और आज हम अंतिम चरण पे हैं। अंतिम रूप में 3 प्रकार के फैक्टर अभी हमारे पास आज चर्चा के लिए हैं। पहला है व्यक्तिगत या वैयक्तिक आय, इंडिविजुअल इनकम। दूसरा है वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और तीसरा है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इन तीनों विषय पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल इनकम या वैयक्तिक आय। व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्ति अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त की जाती है। सिंपल सी बात है, 2-3 बातें निकल कर आई हैं कि किसी व्यक्ति या परिवार के द्वारा एक वर्ष के अंदर जो आय अर्जित की जाती है वास्तविक रूप से, क्योंकि उसकी आय में बहुत सारी चीजों का समावेश होता है जो बाद में कटता है ना। तो उस कटौती के बाद जो उसके उपभोग के लिए वास्तव में जो उसके पास राशि होती है, आय होती है, उसे हम वैयक्तिक आय या पर्सनल इनकम कहते हैं। अब दूसरी चीज जो क्रॉस चेक पॉइंट है वो यह है कि वैयक्तिक आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम रहती है। निश्चित रूप से वैयक्तिक आय राष्ट्रीय आय से कम होगी, क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है उन्हें समस्त उपलब्ध नहीं होती है। राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियां काटी जाती हैं तथा कुछ मदें जोड़ी जाती हैं। इसके बाद प्राप्त राशि वैयक्तिक आय कहलाती है। जो भी हम राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं उत्पादन या सेवा के माध्यम से, वह सारी आय वैयक्तिक आय के रूप में उपयोग नहीं होती है। उन सारी आय को परिवार उपयोग नहीं करता है, बल्कि उसमें कुछ चीजों का समावेश होता है और कुछ चीजें कटौती की जाती हैं। इन कटौती करने के बाद और इन सब चीजों का समावेश करने के बाद जो वास्तविक रूप से प्राप्त होता है उसे ही परिवार या व्यक्ति यूज करता है। इसलिए उसे हमेशा यह कहा जाता है कि वैयक्तिक आय जो होगी वह राष्ट्रीय आय से कम होगी। अब इसमें हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो निकाली जाती हैं, घटाई जाती हैं राष्ट्रीय आय से, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जोड़ी जाती हैं राष्ट्रीय आय में। तो पहली चीज है जो घटाई जाती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है निगम आय का। कारपोरेट के द्वारा बहुत सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है, उससे आय प्राप्त की जाती है। उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है। इन टैक्सों को घटाने के बाद जो प्राप्त होता है वह राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा होता है वैयक्तिक आय कहलाता है, और यह राष्ट्रीय आय से घटा हुआ होता है। तीसरा है निगमों का अवितरित लाभ। कारपोरेट्स के द्वारा जो भी राशि अर्जित की जाती है उसमें सरकार की कटौती के बाद उसके पास जो भी हिस्सा बचता है उसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है। इन प्रॉफिट में से कुछ भाग को अगले वर्ष के निवेश के लिए लगाया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय में से उस अवितरित निगम आय को घटा देते हैं और जो प्राप्त होता है वह वैयक्तिक आय में समावेश किया जाता है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा कटौतियां। कारपोरेट के द्वारा सामाजिक सुरक्षा और प्रोविडेंट फंड हेतु कुछ कटौतियां करवाई जाती हैं, और इन कटौतियों को माइनस करने के बाद, राष्ट्रीय आय से माइनस करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम वैयक्तिक आय कहेंगे। इसके बाद कुछ मदें जोड़ी भी जाती है राष्ट्रीय आय में। वो कौन सी मदें हैं उस पर बात करते हैं। व्यक्तिगत आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय में से कटौतियों के घटने के बाद व्यक्तियों को हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होता है, जिन्हें जोड़ दिया जाता है। इन भुगतान को पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि सम्मिलित होते हैं। अर्थात हमने जो काटा वह व्यक्तिगत आय के रूप में निकल के आया, और इस व्यक्तिगत आय में हम कुछ चीजें जोड़ते भी हैं, जैसे आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है या पेंशन मिलता है। ये सारी चीजें आप वैयक्तिक आय में जोड़ते हो। तो फॉर्मूला कैसे बनता है कि वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित व्यवसायिक लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान। ये सारी चीजें व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय से घटा दी जाती हैं। साथ ही इस राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको वैयक्तिक आय प्राप्त
होती है। अब हम अगले पे चलेंगे। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी एक ऐसी आय जिसे उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए यूज करता है, उसमें से सारी राशि वह यूज नहीं करता है बल्कि उसमें से कुछ राशि घटाई जाती है। तो इस पर बात करते हैं कि व्यक्तियों तथा परिवारों को प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आय व्यय करने योग्य रूप में उपलब्ध नहीं होती। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों और परिवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, भवन कर आदि के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रशासन द्वारा निर्धारित कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करने पर परिवारों को दंड एवं जुर्माना भी देना पड़ता है, जिसे सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार वैयक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार की विविध प्राप्तियों को घटाना होता है। कहने का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति या परिवार की जो वार्षिक इनकम है केवल यह उसके कार्य में नहीं आती है, उस पर सरकार को दिए जाने वाले टैक्स के पश्चात उसे कुछ व्यक्तिगत टैक्स भी देने होते हैं, जैसे इनकम पर होने वाला टैक्स, उसके भवन के ऊपर होने वाला टैक्स, ये सारे टैक्स देने होते हैं। इसके अलावा भी सरकार कभी कभी आपकी नियमों के उल्लंघन के आधार पर आपके ऊपर दंड अधिरोपित करती है, जुर्माना लगाती है, और यह जुर्माना सरकार की प्राप्तियों का एक हिस्सा होता है। तो इसके आधार पर भी डिस्पोजेबल इनकम को काउंट किया जाता है कि ये सारी चीज़ों को घटाने के बाद आपको जो प्राप्त होता है वह वैयक्तिक प्रयोज्य आय या प्रयोज्य आय होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। अर्थात पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या? वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकार की विविध प्राप्तियां होती है। इसके पश्चात हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे कि उसमें क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती हैं। तो किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ है। क्या कह रहा है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण का जोड़ होता है। अर्थात किसी भी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में हम सरकार को मिलने वाले इनडायरेक्ट टैक्स तथा विश्व से मिलने वाले करंट पेमेंट, रिसीव पेमेंट, इन सारी चीजों को जोड़ देते हैं किसमें? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में। तो फॉर्मूला क्या बनता है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर राष्ट्रीय आय अर्थात साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। अब राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की कुछ सकल एवं शुद्ध अवधारणाएं हैं जिसको हमें समझना चाहिए। इसकी दो बातें हैं। नंबर एक, शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए साधन लागत के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों तथा विश्व में अन्य चालू अंतरणों या पूंजीतर अंतरणों को जोड़ना पड़ता है। क्या कह रहा है? हम शुद्धता की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध प्रयोज्य आय में मतलब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में राष्ट्रीय आय प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस विश्व से चालू अंतरण, यानी कि विश्व से जो शुद्ध राशि का अंतरण हो रहा है उसको हम जोड़ देते हैं, तो हमें NNDI प्राप्त हो जाता है, अर्थात नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसके बाद ग्रॉस की बात कर लेते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में स्थिर पूंजी के उपभोग को जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त होती है। अर्थात GNDI बराबर NNDI प्लस स्थिर पूंजी का उपभोग। अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में जब हम स्थिर पूंजी के उपभोग को जोड़ देते हैं तो हमें सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के बीच में कुछ अंतर है, उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। नंबर एक, राष्ट्रीय आय की गणना सदैव साधन लागत पर की जाती है, जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना बाजार कीमत पर होती है। ठीक है ना? नेशनल इनकम हमेशा साधन लागत पे गिना जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे, और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय हमेशा मार्केट प्राइस पे या बाजार कीमत पर गिनी जाएगी।
दूसरी है राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय को शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में साधन आय के साथ साथ विश्व को से शुद्ध अंतरण को भी शामिल किया जाता है। अर्थात क्या है कि नेशनल इनकम में केवल आप फैक्टर कॉस्ट को शामिल करेंगे, जबकि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आप फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ विश्व से प्राप्त होने वाली अलग अलग माध्यमों की राशियों को भी जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय पर हमें जिन 12 फैक्टर्स पर चर्चा करने थे वो फैक्टर अब पूरे हो गए हैं। कल से हम एक नए सिद्धांत की तरफ बात करेंगे। कल हमारा टॉपिक दूसरे सिद्धांतों पर बात करेगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे बच्चों, एक बात और कहना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल में जाकर बेल आइकॉन की बटन को दबाएं ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सभी टीचरों के वीडियो को आप लाइक भी करें। आप लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद। आपके जो भी क्वेश्चन हो उन्हें 3 और 5 के बीच में आप पूछ सकते हैं। सभी लोगों का साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।